विजय माल्या बैंक की तरफ रुख करता है और बैंक के पास लोन लेने पहुंच जाता है। अब बैंक क्या करता है कि कंसोर्टियम बना के लोन देता है और कंसोर्टियम लोन इसमें यह हुआ है कि सारी बैंक मिलकर लोन देती हैं और यह एक बैंक पॉइंट ऑफ कंसेंट होता है। तो इस बैंक में SBI 17 बैंकों का कंसोर्टियम बना के लोन देती है और SBI जो होती है वो मेन पॉइंट ऑफ कंसेंट होती है। अब इसके कुछ ही दिन बाद फिर से दोबारा लोन लेने पहुंच जाता है माल्या। इस बार IDBI बैंक से माल्या लोन लेता है और 900 करोड़ का लोन देती है IDBI बैंक, जो पहले मना कर रही थी। संडे वाले दिन जहां बैंक बंद रहते हैं उस दिन बैंक को खोलकर लोन देने की प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है। ये जो लोन अमाउंट बता रहे हैं मैं आपको यह अलग अलग दिखेगा, कहीं पेनल्टी ऐड है तो कहीं इंटरेस्ट ऐड है, तो आपको हो सकता है ये नंबर से चेंज मिले। अब पैसा भी आ चुका था और फ्लाइटें भी खरीदी जा चुकी थी। तो किंगफिशर क्या करती है 2008 इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देती है और सेम टाइम जहां IPL टीम बनाई जा रही थी तो 446 करोड़ में IPL की टीम खरीद लेता है। तो एक तरफ लोन लिया जा रहा था और दूसरी तरफ टीमें खरीदी जा रही थी कई 100 करोड़ों में। तो अब यहाँ से तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती है काफी टाइम। तो उसके बाद यह होता है कि ग्लोबल रिएक्शन चालू हो जाता है और ये आयल वेराग जो रहते हैं उनके भी रेट बढ़ जाते हैं और ये जो पैसेंजर होते हैं उनकी भी परचेसिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब्स वेराग में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ किंगफिशर ही नहीं बाकी भी एयरलाइंस उनको भी काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन बाकी फ्लाइट्स जो बहुत ही कंजक्टिव अप्रोच के साथ चल रही थी उस टाइम पे माल्या उल्टा करते हैं। माल्या इसी टाइम पे जून 2009 में माल्या और प्लेन महंगे मंगाते हैं। A330 मॉडल मंगाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है जहाँ की बाकी एयरलाइंस हैं ये सब नहीं कर पाए, बैंक लोन लिए जा रहा है। अब इसके बाद डेट आती है जून 2010 और इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ माल्या जो है वो राज्यसभा का MP बन जाता है। अब देखिए MP तो कंटिन्यू बन रहा था और हर पार्टी इसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का MP बना हुआ था, ये कुछ करता नहीं था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी भी डिबेट पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टर्नओवर था रिटर्न में कुछ क्वेश्चन इसने दिए थे, बाकी इसने खुद खड़े होकर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। क्वेश्चन रेंज किए थे कर्नाटका से रिलेटेड, लेकिन इस पे भी लोगों को डाउट है ये क्वेश्चन इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वैराग से लिखवा के टाइम टू टाइम भेजता रहता है। अब इस बार जब ये दोबारा MP बन के आता है तो MP बनने के थोड़े दिन बाद ही इस बार इसने फिर से SBI से लोन लिया और SBI ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया था। जैसे ही लोन मिलता है उसके बाद इसका फिर से खरीदारी चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो देखिए पूरा लोन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारे छोटे छोटे बैंकों को मिला के इतने सारे लोन ये इस टाइम पे तो 700 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा मिलेगा। कहीं पे तो आपको 800 करोड़ भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे तो 900 करोड़ भी, लेकिन टर्नओवर अरेंज 700 करोड़ के ऊपर का लोन लिया गया था। इसमें अब देखिए बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था कि कुछ सोच समझ कर ही लोन दिया होगा, कुछ सिक्योरिटी भी रखवाया होगा जैसे कि एक आम आदमी से रखवाती है अगर उसको पैसा देना होता, लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है। वो भी क्यों? तो इस पार्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था कि कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हो गई थी। किंगफिशर की प्रॉपर्टी था नहीं, ग्लोबल रिएक्शन आ गया था, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे, तो यह धीरे धीरे करके जो इसके बिल्डर थे उनके पैसे नहीं दे पा रहा था और उसकी वजह से कई ऑयल कंपनीज थी जैसे HP और भारत पेट्रोलियम, इन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने से क्योंकि पहले से जो बिल्स थे उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहा था। बाकी इंडियन ऑयल्स जो थी उसने कहा था कि देखो हम बैन तो नहीं करेंगे किंगफिशर को, लेकिन किंगफिशर को एडवांस में पेमेंट देना होगा तभी हम ऑयल देंगे। तो सिर्फ ऑयल कंपनीज की दिक्कत नहीं थी, बेंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट थे, उन्होंने भी प्लेन्स उतारने के लिए लैंडिंग चार्जेस होते हैं वो एडवांस में लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये लोग अपने प्लेन उतार देते थे और पैसे
पैसा देते नहीं थे और बहुत ही ड्यू होता जा रहा था। तो इन एयरपोर्ट्स में भी अलग से किंगफिशर के लिए रूल्स बनाया गया कि हम एडवांस में लैंडिंग चार्जेस चाहिए और इसके साथ साथ लोन भी जो इंस्टॉलमेंट वो भी डिफॉल्ट कर दिया था। कैटरिंग वाले जो थे उनके बिल्स जो थे वो भी नहीं पूरे भरे गए थे। अब इन सारी वजह से पैसेंजर जो थे उनकी कंप्लेंट आने लगी थी कि फैसिलिटी सही नहीं आ रही है। ये जितने अलग अलग वेडर थे जिनके बिल ड्यू कर रहे थे उन्होंने फर्जी चेक दे रहे थे, मतलब ये चेक दे रहे थे और चेक बाउंस हो जाते थे। तो ये जो वेडर्स थे चेक बाउंस को लेकर भी इन सारी कंपनीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के ऊपर केस कर दिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा भी दिलवा दी कि किंगफिशर के CFO को, क्योंकि इसका 50 लाख का चेक बाउंस हो गया था। किंगफिशर जो था वो हर तरफ से फंसता चला जा रहा था। किंगफिशर ने स्टाफ की जो सैलरी थी उसे भी रोकना चालू कर दिया था और कई महीने हो गए थे। स्टाफ जो थे वो स्ट्राइक करने लगे थे और फायदे नुकसान की बात करें तो अकेले 2009 में एयरलाइंस का 400 करोड़ का लॉस हुआ था और यहाँ कोई पहला साल नहीं था जो इसको लॉस हुआ था। 2005 से लेकर जब तक एयरलाइंस चली किंगफिशर एयरलाइंस इसके एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया। इसके बाद भी इन्होंने बैंकों से लोन ले लेकर हर साल नए नए प्लेन्स खरीदे और अपने खर्चे कम नहीं किए और PR में कई करोड़ इंजेक्ट करके जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको बार बार बढ़ाने की कोशिश की गई और सारी चीजें हो रही थी। इससे ज्यादा लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि जिस तरीके से विजय माल्या इस चीज को हैंडल कर रहा था। स्टाफ की लोन बेरा की जो इंस्टॉलमेंट थी वो पे नहीं कर रहा था, लेकिन जब बर्थडे आता तो 3 दिन तक पार्टी रखता था जिसमें एनरिके स्पेनिश सिंगर जो होते हैं, कैलेंडर मॉडल के ऑडिशन जो होते हैं, ये सारी चीजें करता था। कैलेंडर हो, स्पोर्ट इवेंट वगैरह जो है इसमें से करोड़ों रुपए लगते हैं। लॉन्चिंग में तो ये सारी चीजें धमाके से चल रही थी और माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर ली थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ सैलरी ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके रहने का जो स्टाइल था उसमें कोई कमी नहीं आती थी। मान लिया इसी टाइम पे थीम पार्टी इसको बहुत पसंद थी तो टाइम टू टाइम पार्टी करता था, दुनिया भर के फेमस लोगों को बुलाता था और जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रेवल करता था तो हाईब्रिड रंग जिनकी करोड़ों की कीमत होती है उनको लेकर करता था। मर्सिडीज कार का बहुत बड़ा फैन था। अगर कोई मॉडल अगर थोड़ा टाइम से भी ज्यादा हो जाता तो सेम मॉडल दोबारा खरीद लेता था। इसी टाइम पे यूके गया था। इसने कहा था कि इसके पहुंचने से पहले वहाँ पे मर्सिडीज होनी चाहिए। तो इसके जो टॉप ऑफिशियल थे उसमें से एक था, वो कहता है कि मैं जाके विजय माल्या से बात करूंगा, वहाँ पे ऑलरेडी 18 से 20 कारें खड़ी हैं, पार्किंग की जगह नहीं है तो खरीदना ठीक नहीं है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं और सेम डे खरीदने में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो विजय माल्या इतना गुस्सा हो गया कि कहता है कि अब मुझे एक नहीं 2 मर्सिडीज चाहिए सेम मॉडल की और उन दोनों मर्सिडीज में से एक मर्सिडीज वही छोड़ देता है। इसको यूनिक चीजों के ऑक्शन में जाके करोड़ों रुपए की चीजें खरीदने का भी बहुत शौक था। इसने इससे पहले टीपू सुल्तान की तलवार जो थी और गांधी जी की कई सारी चीजें थी वो करोड़ों रुपए देकर खरीदी थी। और जब इसका ये लोन वाला पूरा मैटर चल रहा था और सीबीआई की जांच और सीबीआई की जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो सीबीआई ने अपनी चार्ज शीट में कहा है कि इधर माल्या लोन नहीं चुका पा रहा है और सेम टाइम पे माल्या ने फ्रांस में 35 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी खरीद ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माल्या ने एक जिसमें होल्डिंग नाम से एक फर्म बनाई थी जिससे 8 मिलियन यूरो का पेमेंट करने वाला था फ्रांस के अंदर। और जब ऐसी 2-3 न्यूज़ें आई तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये सेल कंपनी बना के इंडिया में लोन लेकर बाहर पैसा शिफ्ट कर रहा था और ये सारी न्यूज डे बाई डे आ रही थी। अब चेक बाउंस की बात हो, लोन का जो रीपेमेंट है उसकी बात हो, सेल कंपनी बाहर बनाने की बात हो, ये सारी चीजें चल रही थी। दिसंबर 2011 में इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आके बताते हैं कि ये जो विजय माल्या का किंगफिशर है ये 2 साल से टैक्स नहीं भर रहा है। 150 करोड़ से ज्यादा का तो किंगफिशर ने टैक्स ही नहीं भरा है। और यह वो टाइम था जहां बैंकों को पता चल गया था कि यह जो कर रहा है वो सही नहीं है क्योंकि हर तरफ से यह फंस रहा था। और यह देखते हुए बैंकों ने इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट कुछ बैंकों ने तो यह भी कह दिया कि यह बिल्कुल डिफॉल्टर है।